दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनमें से एक है ये साइमन कमीशन। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और साइमन कमीशन के साथ साथ हम इसमें नेहरू रिपोर्ट के भी बारे में पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे गए हैं। और अच्छी बात ये है कि सभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्री के अपडेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 एडिशन की। ये जो लेटेस्ट बुक आती है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जनवरी 2026 तक के क्वेश्चंस ऐड किए हैं और वो सारे क्वेश्चन जो कई बार पूछे जा चुके हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। और पहले हमेशा की तरह दोस्तों बेहतरीन नोट्स के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। जब आप नोट्स पढ़ेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि घटना चक्र का नोट्स है, क्योंकि घटना चक्र के नोट्स का ये एडवांस वर्जन आप मान के चलिए। इसमें और भी पॉइंट्स जो आगे पूछे जा सकते हैं वो हमने ऐड किया है, क्योंकि हाल ही में बीपीएससी का एग्जाम बिहार दरोगा मेंस का जो पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लगेगा कि अब पहले जैसे पेपर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हालाँकि फिर भी पीवाईक्यू पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और नोट्स को इसीलिए हम एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और नोट्स के बाद हमेशा की तरह आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं कराऊँगा साथ ही में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा बुक अपना जो लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों, और आपको मैं दिखाता हूँ जो आज का टॉपिक है। ये ऑलरेडी वो टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर कर दिया है और अभी हम साइमन कमीशन कर रहे हैं, यानी कि 30वां चैप्टर। इसके बाद मुश्किल से 10 से 12 चैप्टर और रह गए हैं जो हम बहुत ही जल्द कवर कर लेंगे। तो ये अपने टॉपिक का नोट्स है जो कि बुक का नोट्स है और ये एज इट इज आपको क्लास की पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो पहले मैं नोट्स अच्छे से कवर कर देता हूँ और वो भी जो मेरे द्वारा बनाया हुआ नोट्स है पीपीटी के माध्यम से उसको पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद हम आएंगे दोस्तों क्वेश्चंस पे। शुरू करते हैं साइमन कमीशन और साथ में नेहरू रिपोर्ट भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये 1927 से 28 की बात है जो हमें कंप्लीट पढ़नी है। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंच गया था। कमीशन को 1927 में ही बना दिया गया था। अभी हम पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन क्या था, क्यों भारत आया, नेहरू रिपोर्ट का क्या था, कब पेश किया गया, क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था। ए टू जेड सारी चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, यानी कि द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, वो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को। अब मैं पहले स्लाइड से शुरू करता हूं। सबसे पहले आप पृष्ठभूमि समझेंगे। 1919 का अधिनियम, साइमन कमीशन आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तों 1919 का अधिनियम, जिसको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसकी मुख्य बातें, इसमें खासकर भारतीयों के लिए कुछ प्रांतीय जो भी विधायिका थी उसमें सीटों को बढ़ाया गया था। साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, जैसे पहले से मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल था, लेकिन उसके अलावे आप देखिएगा कि सिखों के लिए, फिर जो ईसाई धर्म थे उनके लिए, और भी बाकी जो ऐसे धर्म थे एंग्लो इंडियन, इन सब के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी इसमें। और सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि दोस्तों केंद्र में आप देखिएगा, केंद्र के अलावे प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी गई। ठीक है, यानी कि एक हस्तांतरित और एक आरक्षित विषय बनाया गया। खासकर हस्तांतरित में गवर्नर के साथ साथ मंत्री शामिल होते थे और आरक्षित में गवर्नर के साथ कार्यकारी परिषद साथ में काम करता था, और दोनों ही जगह लगभग भारतीयों को जगह दी गई थी। अब यहाँ पर मेन मुद्दा क्या था। एक तो द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। यहाँ पर पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की गई, यानी कि राज्य परिषद और साथ में केंद्रीय जो उस समय विधानसभा था वो था, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा है वैसे आप समझ सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो भी चीजें की गई या जो भी सुधार लाया गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा, इस अधिनियम की जो भी शर्तें थी उसको 1919 में लागू किया गया।
लेकिन प्रावधान ये किया गया दोस्तों कि 1919 में लागू होने के अगले 10 वर्षों के बाद, यानी कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम जब लाया गया, उसके 10 वर्षों बाद यानी कि 1929 में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। और उस वैधानिक आयोग का कार्य क्या होगा, किस लिए गठन किया जाएगा दोस्तों? उसका कार्य यह जांचना होगा कि 1919 का जो सुधार अधिनियम है या फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, वह कितना सफल रहा। उसमें जो भी नियम कानून बनाए गए या जो भी उसके द्वारा सुझाव दिया गया, वो कितना सफल रहा। उत्तरदायी शासन की दिशा में उसकी क्या प्रगति रही, शिक्षा का क्या प्रसार हुआ और प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास कैसा रहा। यानी कि ओवरऑल जो अधिनियम लाया गया था, वो कितना कारगर साबित रहा, कितना सफल रहा। ये जांचने के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन किया जाना था और उसी आयोग का नाम साइमन कमीशन पड़ा था, क्योंकि उसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनका नाम साइमन था और उन्हीं के नाम पर ये साइमन कमीशन बन गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय स्टैनली बाल्डविन, जो कि कंजर्वेटिव दल से थे, जैसे बीजेपी एक दल है वैसे ही कंजर्वेटिव दल उस समय ब्रिटिश में चल रहा था, यानी कि इंग्लैंड में। और उस दल के प्रधानमंत्री थे। जब साइमन कमीशन बनाया गया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्टैनली बाल्डविन। और इनके द्वारा क्या किया गया कि 2 वर्ष पहले ही आपने देखा कि 1929 में ऐसा आयोग गठन किया जाना था, जो इसकी जांच करेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 कितना सफल रहा। लेकिन 1929 में ना बना के 2 वर्ष पहले ही, यानी कि 1927 में ही एक आयोग की नियुक्ति कर दी गई प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा। 2 वर्ष पहले क्यों नियुक्ति कर दी गई, ये सवाल पूछा जा सकता है, या फिर कथन कारण वाले में पूछ देगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब आपसे कारण में दे देगा कि इसका ये कारण है। अब आपको बताना होगा कथन और कारण सही है कि नहीं, सही व्याख्या हो रही कि नहीं। तो कारण है यहाँ पर कि कंजर्वेटिव जो सरकार थी, जिस दल की सरकार थी कंजर्वेटिव दल की, उसको मन में एक आशंका थी। उसके मन में क्या आशंका थी कि जो आने वाला चुनाव है, उसमें लेबर पार्टी जो है, मजदूर दल, उसके हाथों उसकी हार हो सकती है। किसकी हार? जो वर्तमान में अभी यानी कि 1927 की जो सरकार थी, कंजर्वेटिव दल की सरकार थी, उसको डर था ऐसा मन में कि लेबर पार्टी जो है वो हरा सकता है इनको आने वाले इलेक्शन में। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 2 वर्ष पहले ही आयोग बना दिया। लेबर पार्टी आपको बता दें कि वही पार्टी है जिसका सरकार उस समय था भारत में, भारत आजाद हुआ था। आपको पता है कि आजादी के समय यानी कि 1947 में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ये लेबर पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे। यानी कि 1947 में भारत की आजादी के समय लेबर पार्टी का समझिए तो सत्ता आ चुका था और लेबर पार्टी का सरकार बन चुका था इंग्लैंड में। इसीलिए ये चूंकि इनको पहले से आशंका थी, 1927 के समय में ही इन्होंने इस आशंका के आधार पर 2 वर्ष पहले ही कंजर्वेटिव दल की सरकार के द्वारा साइमन कमीशन का घोषणा कर दिया गया। तो आपको पहली चीज समझ में आई कि साइमन कमीशन क्यों बना, 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए कि उस अधिनियम के प्रावधान जो लागू किए गए वो कितना सफल रहा। जांच दल जो गठन होना था वो 10 वर्ष बाद यानी 1929 में, लेकिन जो स्टैनली बाल्डविन की सरकार थी कंजर्वेटिव दल की, उन्होंने 2 वर्ष पहले 1927 में ही आयोग की नियुक्ति कर दी। कारण था कि इनको मन में आशंका थी कि लेबर पार्टी अगले चुनाव में इनको हरा सकता है। अगले स्लाइड पर आते हैं। अब कई जगह आप पढ़े होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, इस कमीशन को यानी साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया, यानी श्वेत कमीशन। कारण क्या था? एक तो सबसे साफ सुथरा कारण था कि ये 7 सदस्यों वाली एक कमेटी थी और सातों सदस्य इसमें अंग्रेज थे, यानी एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। सारे ही सारे अंग्रेज थे, यानी सभी श्वेत लोग इसमें, व्हाइट पर्सन्स इसमें शामिल थे। श्वेत लोग जनरली यहाँ अंग्रेजों को कहा गया है, इसीलिए इस कमीशन को भारतीयों ने व्हाइट कमीशन नाम दे दिया। क्योंकि इस कमीशन में, अब चूंकि इस कमीशन का यह काम था कि यह भारत में आके जांच करेगा कि भाई भारत सरकार जो अधिनियम है 1919 वो कितना कारगर रहा। तो भारत में जांच करना है तो भारतीयों से पूछना चाहिए, भारतीय
भारतीय 1-2 सदस्य इसमें शामिल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए इसको साइमन कमीशन लोगों ने कहा। अब आयोग का आधिकारिक नाम क्या था? ना तो साइमन कमीशन और ना ही श्वेत कमीशन इसका आधिकारिक नाम था। आधिकारिक नाम था इसका भारतीय संवैधानिक आयोग और लोकप्रिय नाम बाद में साइमन कमीशन हो गया साइमन के नाम पर और भारतीयों ने इसको श्वेत कमीशन का नाम दे दिया। अब श्वेत कमीशन का नाम क्यों दिया मैंने बता दिया, साइमन कमीशन क्यों नाम पड़ा ये भी बता दिया और ओरिजिनल जो इसका ऑफिशियल नेम था वो भारतीय संवैधानिक आयोग रखा गया था। वायसराय उस समय यानी यह जब भारत आया था साइमन कमीशन तब भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, क्योंकि इनका जो काल था वायसराय का वो 1926 टू 1931 था। तो 1927 में ये कमीशन बना था, 28 में भारत आया, 29 में भी भारत आया, 2 बार भारत आ चुका है। याद रखिएगा श्वेत कमीशन एक बार तो 1928 में भारत आया, फिर 1929 में भी भारत आया। दोनों ही समय में लॉर्ड इरविन का शासनकाल चल रहा था। भारतीयों ने इसका जमकर बहिष्कार किया, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा, गो बैक साइमन कमीशन का। कारण क्या था? कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसीलिए कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन का नाम दिया। यहाँ पर कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। किसने भारतीयों को बाहर रखा? यानी कि ये जो कमीशन बना इसमें भारतीय सदस्यों को किसने बाहर रखा है? तत्कालीन भारत का लॉर्ड सचिव उस समय जो था भारत का सचिव जिसे अ, राज्य सचिव भी कई बार कहा जाता है, वो लॉर्ड बिरकेनहेड थे। इन्होंने शुद्ध संसदीय आयोग बनाने पर बल दिया था, यानी कि केवल अंग्रेजों को रखने का बल दिया कि अंग्रेजी केवल रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी राइटिंग है एक वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 63, इसमें इन्होंने इस मत की पुष्टि की है और कुछ अप्रमाणिक किताबें भी हैं जो लॉर्ड इरविन को इसकी जिम्मेदार बताते हैं, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं साइमन कमीशन के जो 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स, वो कौन-कौन थे? सबसे मेन थे उदारवादी दल के सदस्य यानी लिबरल पार्टी के सर जॉन फल्सब्रूक साइमन, जिनके नाम पर कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। फिर पहले व्यक्ति, ये तो पहले व्यक्ति हो गए प्रमुख, दूसरे हैं हैरी लासन वेबस्टर, दूसरे थे डोनाल्ड स्टर्लिंग पामर हावर्ड और तीसरे थे यहाँ पर दोस्तों, तीसरे या फिर आप चौथे कह लो अगर साइमन को मिला दे तो एडवर्ड सेसिल जॉर्ज कैडोगन और पांचवे थे स्टीफन वॉल्स, छठे थे जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स और सातवें क्लीमेंट रिचर्ड एटली। क्लीमेंट एटली वही व्यक्ति थे जो 1947 में भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। आप देखिएगा क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी के ये एक मेंबर थे और लेबर पार्टी की तरफ से यहाँ पर इनको एक लेबर पार्टी का एक मेंबर इस साइमन कमीशन में मेंबर के तौर पर चयन किया गया था जो क्लीमेंट एटली खुद थे और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि आखिर साइमन कमीशन का बहिष्कार किस प्रकार शुरू हुआ, द कॉल ऑफ बायकॉट। सबसे पहले 11 दिसंबर 1927 की बात आप देखिएगा। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है उसमें सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और जो साइमन कमीशन था उसके बहिष्कार का ऐतिहासिक निर्णय लिया कि साइमन कमीशन को वापस भेजा जाएगा। मुख्य कारण था कि भारतीय शामिल नहीं थे तो इनको डर था कि ये अपने मन से कोई नियम कानून और आगे न बना दें। दिसंबर 1927 में ही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपना अधिवेशन किया, मद्रास का अधिवेशन, और मद्रास में जो अधिवेशन हुआ 1927 में उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर M.A. अंसारी और यहाँ जो साइमन कमीशन था उसका पूर्ण बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा कि पूर्ण रूप से साइमन कमीशन को बाहर भगाना है भारत से। तो आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मद्रास का सम्मेलन हुआ 1927 का अधिवेशन, उसमें डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि पूर्णतः साइमन कमीशन को बाहर भेजना है, उसका बहिष्कार करना है और इससे ठीक पहले इलाहाबाद में जो सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें भी साइमन कमीशन
के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। आप देखिएगा कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया इस अधिवेशन में कि हर स्तर पर और हर रूप में कमीशन का बहिष्कार करना आवश्यक है, चाहे कोई भी लेवल हो, छोटा लेवल, ग्रामीण लेवल, शहरी लेवल हो या जो भी स्तर हो, हर एक स्तर पर और हर एक रूप में किसी भी तरह से साइमन कमीशन को नहीं रहने देना है, उसको वापस भेजना है। अब अगला टॉपिक है भारत का विभाजन। ठीक है, किसने बहिष्कार किया? तो 1928 में सबसे पहली बात कि 1928 में साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत पहुंचा था और 27 में गठन हुआ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि एरोप्लेन से एक ही दिन में आ जाएगा, तो आते-आते 1928 हो गया था। आप देखिएगा अब और 1927 में चूंकि गठन हो गया था, इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारतीय 1927 से ही इसका बहिष्कार शुरू कर दिए थे। अभी भारत पहुंचा भी नहीं था साइमन कमीशन, तब तक इसका बहिष्कार शुरू हो गया था। अब बहिष्कार करने वाले जो प्रमुख दल थे, कौन सी प्रमुख पार्टियां थी जिन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी आकर साइमन कमीशन को तो यहाँ अध्ययन करना था, रिपोर्ट बनाना था कि आखिर किस प्रकार कारगर रहा, क्या फेलियर रहा या फिर क्या उसका सक्सेस रहा। 1919 के अधिनियम का ये सब कुछ जांच नहीं हो पाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे आगे था इसमें बहिष्कार करने में। लिबरल फेडरेशन जिसके नेतृत्व तेज बहादुर सुप्रू कर रहे थे, ये सभी लोग इसके बहिष्कार में शामिल थे। भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, अकाली दल पंजाब का, मुस्लिम लीग, जिन्ना गुट, जिन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस का साथ दिया गया इस समय जिन्ना के द्वारा, और मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन को वापस जाने का निर्णय लिया था और वापस भेजने के लिए नारा भी लगाया। कई बार ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन-सी पार्टियां हैं जिन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया, साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया? तो ये आपको याद रखना है, कांग्रेस था, लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, अकाली दल और मुस्लिम लीग। अब बात करेंगे कुछ अपवाद था, यानी कुछ ऐसे जहाँ पर पार्टियां भी थी या कुछ ऐसे गुट थे जिन्होंने कमीशन का समर्थन किया, यानी सपोर्ट किया साइमन कमीशन का। इनको ऐसा लगता था कि पहले आके यहाँ एक बार अध्ययन कर तो ले, ये देखा जाए कि आखिर क्या रिपोर्ट बन के आता है। तो देखिए, मुस्लिम लीग जो सफ़ी गुट था, जिसके नेतृत्व मोहम्मद सफ़ी कर रहे थे, इसीलिए नाम सफ़ी गुट रखा गया था। इसने अपना अधिवेशन किया लाहौर में और विद्रोही गुट का अधिवेशन इसको कहा जाता है। निर्णय लिया गया कि अलग निर्वाचक मंडलों की मांग अस्वीकृत नहीं किया जाए और साइमन कमीशन से सहयोग लिया जाए। यानी कि चूंकि 1919 के अधिनियम में अलग-अलग निर्वाचक मंडल, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और जो उस समय सिख संप्रदाय था उसके लिए अलग निर्वाचक मंडल, ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, तो वो सभी इन लोगों को फायदेमंद लगा। इसलिए जो मुस्लिम लीग सफ़ी गुट का था, जिन्ना वाला नहीं है, सफ़ी गुट का जिसका नेतृत्व मोहम्मद सफ़ी कर रहे थे। एक तो जिन्ना कर रहे थे, जो जिन्ना गुट वाला मुस्लिम लीग था, उसकी बात नहीं की जा रही है। सफ़ी गुट वाला जो मुस्लिम लीग था, इसने समर्थन किया और इसको लगा कि नहीं, जो निर्वाचक मंडल बनाया गया है मुस्लिमों के लिए अलग, वो कारगर है, उसको रहना चाहिए, इसीलिए इसने समर्थन किया। कुछ क्षेत्रीय दल थे, जैसे जस्टिस पार्टी मद्रास का और एक यूनियनिस्ट पार्टी है पंजाब का, इन लोगों ने समर्थन दिया था साइमन कमीशन का। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर दलित विमर्श और डॉक्टर अंबेडकर की बारी आ गई। यानी कि दलित के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचिएगा, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा, तो बात अलग हो गई थोड़ी। आप देखिएगा जहाँ कांग्रेस और इसके अलावे और भी जो मुख्य उस समय पार्टियां थी, सर्वदलीय पार्टी हो गई या मुस्लिम लीग, उन सभी ने जमकर विरोध किया, साइमन कमीशन को वापस जाने का नारा लगाया। लेकिन कुछ पार्टियां, जैसे आपने देखा अभी सूफी गुट जो था मुस्लिम लीग का, उसने सपोर्ट किया इसका, और भी कुछ क्षेत्रीय जैसे पंजाब के, जो पंजाब का क्षेत्रीय दल था उसने भी सपोर्ट किया साइमन कमीशन का, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने भी यहाँ पर उसके सपोर्ट में बात की, यानी कि साइमन कमीशन के सपोर्ट में बात किया। इन्होंने भी नहीं कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों नहीं कहा, आप समझिए यहाँ पर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाले जो डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट और हरिजनों के कुछ संगठनों ने कमीशन का सहयोग किया। डिप्रेस्ड क्लासेस यानी जो पिछड़े हुए वर्ग थे, जो
उस समय पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग या जो भी जिनको आज आरक्षण मिल रहा है, जो दबाए हुए कास्ट थे, उनको जिनसे छुआ-छूत का जिनमें ये सब समस्या था, छुआ-छूत वाली बात चल रही थी या जिनको लोग उस नज़र से नहीं देखते थे, वो सब जो कास्ट थे, जिनके सपोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े थे, उनके सपोर्ट के लिए इन्होंने सोचा कि जिस प्रकार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो गई या फिर जिस प्रकार ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो गई, तो इनके मन में एक विचार ये था कि अगर ऐसा हुआ कि पूरी तरीके से साइमन कमीशन यदि सभी जो हिसाब-किताब है, चूँकि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि जो 1919 का अधिनियम है, उसकी सफलता की जाँच करना और उसी आधार पर आगे जो भारत का संविधान बनाया जाना था, उसमें आगे कार्रवाई करना कि संविधान में उसी के हिसाब से जो अच्छी उसके पॉजिटिव चीज़ें होंगी 1919 के अधिनियम का, वो संविधान में ले लिया जाएगा। जो नेगेटिव है, उसको हटाया जाएगा। तो इनको इनके मन में डर था कि यदि सभी चीज़ें कांग्रेस के हाथों में सौंप दी गई, तो उस समय कांग्रेस भले ही बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के द्वारा कभी ऐसा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था या दबे हुए कास्टों को निचले कास्टों के लिए या उनकी पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा या उनको और आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। इसीलिए आप देखिए कि कभी कांग्रेस का कोई खास लेना-देना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नहीं रहा होगा, ना ये कभी उनके किसी ऐसे विशेष अधिवेशन में गए होंगे। और यहाँ पर कांग्रेस जहाँ साइमन कमीशन को वापस जाने का नारा लगा रहा था, भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जब साइमन कमीशन इसीलिए आया है कि आगे किस प्रकार भारत का संविधान बनेगा, तो मैं उनके सामने जाकर के और यहाँ जो लो कैटेगरी के लोग हैं, जो निचले कास्ट के लोग हैं, उनकी क्या समस्याएँ हैं, उनको आरक्षण दिलाने के बारे में, उनके निर्वाचक मंडल के बारे में, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे, इसके बारे में मैं जाकर साइमन कमीशन से चर्चा करूँगा और उसके पास ये बात रखूँगा। इसीलिए ये आगे आया और साइमन कमीशन के ये समर्थन में थे। जहाँ कांग्रेस दोस्तों सीधे भारत की आज़ादी को टारगेट कर रहा था, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि भारत की आज़ादी जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है यहाँ पर जिन वर्गों का शोषण हो रहा है, उनको आगे बढ़ाना और उनकी आज़ादी भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए ये इस पर ध्यान दे रहे थे। आप देखिएगा कि अंबेडकर बम्बई में साइमन कमीशन के सहयोग के लिए एक कमिटी बनाई गई थी, उसके सदस्य भी थे। बम्बई में एक कमिटी बनाया गया था जो खासकर साइमन कमीशन का सहयोग करने वाला था, उसको रिपोर्ट्स बनाने में मदद करने वाला था, उसके एक सदस्य भी बनाए गए, आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल 18 डिप्रेस्ड क्लासेस थी उस समय, क्लासेस के संघ थे, यानी 18 पिछड़ी जातियों के संघ थे, 18 संघ ऐसे बने थे जिन्होंने ज्ञापन दिया, इसमें से 16 ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। यानी कि 16 का ये कहना था कि जैसे मुस्लिमों के लिए या फिर सिखों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, वैसे हमारे लिए भी व्यवस्था की जाए। अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से ये सभा अंबेडकर जी ही नेतृत्व इनके नेतृत्व में ही चल रहा था। तो जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नाम से स्पष्ट है, बहिष्कृत हितकारिणी, यानी जिन लोगों को समाज द्वारा बहिष्कृत किया जा रहा है, छुआ-छूत की बीमारी फैलाई जा रही है जिनके लिए और जिनको स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा है, पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, रास्ते पर चलने नहीं दिया जा रहा था, आज़ादी मतलब बिल्कुल खुले मन से फ्री रूप से, उनके लिए ये सभा बनाए थे इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये सभा बनाया गया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो इस सभा की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज्ञापन दिया, उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल के बजाय यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जिनको जिनको समाज में दबाया जा रहा है, उनके लिए अलग से निर्वाचक मंडल बना दीजिए। क्योंकि ये जानते थे कि निर्वाचक मंडल अलग बन गया तो भी उनको दबाकर, डरा-धमकाकर वोट लिया जा सकता है। जब पढ़ेंगे ही नहीं, वो पढ़े-लिखे नहीं रहेंगे, तो वोट किसी भी तरह से उनको उनका वोट लिया जा सकता है, चाहे लोभ देकर, लालच देकर के या फिर दबाकर, डरा-धमकाकर। तो इसीलिए इन्होंने निर्वाचक मंडल अलग नहीं माँग किया, इन्होंने उसके बदले आरक्षण के प्रावधान के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल यानी जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन की मांग की। यानी इन्होंने कहा कि निर्वाचक मंडल तो संयुक्त होना चाहिए, लेकिन उसके अलावे यहाँ आरक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे वह इलेक्शन में हो या फिर पढ़ाई-लिखाई में हो, कॉलेजेज में हो, स्कूल्स में हो, इन सभी जगहों पर आरक्षण की बात की। और ये स्रोत है जहाँ से ये लाइन लिया गया है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
की राइटिंग है और स्पीचेज है वॉल्यूम 17 पार्ट 1 का पेज नंबर 65। तो इनका जो सोचना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो अलग डायरेक्शन में था, लेकिन ये भी निश्चित तौर पर उतना ही ज़रूरी था जितना आज़ादी। क्योंकि सभी लोग आज़ादी के पीछे तो भाग ही रहे थे, लेकिन कोई जो दबे हुए कास्ट थे उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था। तो इसीलिए ये उसको लेकर के चल रहे थे क्योंकि वहां से ये उठकर आगे आए थे, इसीलिए इनका मानना था कि जो चीजें मैंने झेली है वो आगे किसी और को न झेलना पड़े। आगे देखिएगा आप, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा। 3 फरवरी 1928 वो डेट है जब साइमन कमीशन भारत में पहुंचा और उसी समय प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया, इसके खिलाफ वापस जाओ का नारा लगने लगा। आप देखिएगा कमीशन इंग्लैंड से बंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को और भारत की भूमि पर पैर रखते ही देशव्यापी हड़ताल नेशनल स्ट्राइक का उसको सामना करना पड़ा। बंबई में पूर्ण हड़ताल और काले झंडे दिखाए गए साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए। नारा लगाया गया साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी साइमन गो बैक। कमीशन जहां जहां गया वहां वहां जुलूस निकाले गए और व्यापक तौर पर विरोध किया गया। आगे देखिएगा क्षेत्रीय प्रतिरोधक और उनके नायक यानी रीजनल जो रेजिस्टेंस थे उनके लीडर्स कौन थे। जैसे साइमन कमीशन का विरोध करने वाले आप देखिएगा, एक तो कलकत्ता जहां नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी। विशेष रूप से बोस ने कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए मजदूर किसान पार्टी का आह्वान किया था और मजदूर किसान पार्टी की तरफ से यह साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा रहे थे। लखनऊ में खली कुसुमा थे नेता, और ऐसे ही मद्रास में टी प्रकाशम प्रमुख नेता थे और इन लोगों ने क्षेत्रीय जो दल थे उनकी मदद से साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया और इसका विरोध जताया। लाहौर बलिदान यहाँ पर एक है, आप देखिएगा लाहौर ट्रेजेडी क्या है। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस चल रहा था उस समय। ये सभी, लाहौर तो आज पाकिस्तान में है लेकिन उस समय तो भारत में ही था। तो लाहौर में भी साइमन कमीशन वापस जाओ का एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसके नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय जो 1865 से 1928 तक इनकी जीवनी रही, पूरी जीवन काल रहा। तो आप देखिएगा 1928 में ही दोस्तों जब भारत आ गया था साइमन कमीशन, तब लाहौर में साइमन कमीशन का जुलूस निकाला जा रहा था उसके विरोध में, उसको वापस भेजने को लेकर, जिसके नेता मुख्य थे लाला लाजपत राय। और इस दौरान पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज की जो जुलूस निकाल रहे थे उन पर, आंदोलनकारियों पर। और इसी लाठीचार्ज में लाठी लगने से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और घायल होने के कारण आप देखिएगा कि 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद रहा। आप देखिएगा उन्होंने एक लाइन लिखा, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। आखिरी कील यानी ताबूत जिसमें ब्रिटिशों को वापस भर के भेजा जाएगा, उसकी आखिरी कील बंद करने वाली साबित होगी। जो यहाँ पर लाठी लग रहा है वो एक-एक लाठी आखिरी कील साबित होगी। तो ये लाइन किसकी है? लाला लाजपत राय की। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी प्री में और स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम्स में, जहाँ ये लिखा होता है दोस्तों कि कोई लाइन दे देगा और ये कहेगा कि ये कथन किनके द्वारा बोला गया है या किसके बारे में है। तो ध्यान रखिएगा, ये कथन है, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक-एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय का कथन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा गया। लेगेसी ऑफ लीडर, इनको कौन-कौन सी उपाधियां दी गई हैं? एक तो पंजाब केसरी, शेरे पंजाब कहा ही जाता है, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब दोनों उपाधि लाला लाजपत राय को दिया गया है। इनकी भूमिका क्या रही खासकर पंजाब के संदर्भ में? पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे ये, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। आप देखिएगा यहाँ पर द मैजिनी कनेक्शन के बारे में बताया गया है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। हाँ, द मैजिनी कनेक्शन, राजनीतिक गुरु इटली के क्रांतिकारी मैजिनी, ठीक है? यानी कि जो लाला लाजपत राय थे, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजिनी थे, जो कि इटली के क्रांतिकारी थे। तो ये ध्यान रखना है, कई बार जैसे राजनीतिक गुरु पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे मैजिनी, जो कि इटली के एक क्रांतिकारी थे। साहित्य में इनका क्या योगदान रहा? लाला जी ने मैजिनी की प्रसिद्ध रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन, इसका अनुवाद किया था और भारत में इसको प्रकाशित किया था। द ड्यूटीज ऑफ मैन। जैसा कि आपने
दोस्तों यहाँ पर साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट और सिफारिशें आई उसमें क्या थी, सबसे पहले तो याद रखना है कि साइमन कमीशन जो आयोग था, ये 2 बार भारत आया, एक तो फरवरी 1928 में और दूसरा 1929 में। तो 2 बार भारत आया है, ये बात याद रखना है आपको। कई बार ये कथन वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? उसमें 2-3 कथन देगा, जिसमें ये भी कथन देखने को मिलता है कि साइमन कमीशन 2 बार भारत आया है। तो कई लोग बस यही सोचते हैं कि एक ही बार तो भारत आया था 1928 में, लेकिन ध्यान रखना है कि अगले वर्ष यानी 1929 में भी भारत आया था। उसके बाद उसके अगले वर्ष यानी 1930 में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और इसी रिपोर्ट पर लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में विचार होना था। प्रमुख सिफारिशें क्या दी इसने, यानी कि क्या सुझाव दिया अपना? पहला सुझाव दिया केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन करने का। केंद्रीय विधानमंडल में पहले इकाई की भावना होती थी, यूनिटरी भावना, यानी कि सभी फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता था और केंद्र सरकार के अधीन ही प्रांतीय जो विधान सभाएं थी वो काम कर रही थी उस समय, यानी प्रांतीय विधानसभा के पास कोई विशेष अधिकार नहीं था। सभी फैसले और मुख्य जो वित्त मामले जो भी था वो केंद्र सरकार के पास था और लोग जो इलेक्शन, उस समय इलेक्शन भी होता था तो लोग सीधे डायरेक्ट केंद्र सरकार के लिए वोट दे देते थे। जैसे आज की डेट पर होता है कि अप्रत्यक्ष वोट होता है, उस समय डायरेक्ट होता था, यानी कि जनता सीधे केंद्रीय विधानमंडल के लोगों के लिए वोटिंग कर देती थी। तो उस समय क्या किया गया कि ये फैसला जो पहले से इकाई वाला सिस्टम था, इसको हटा करके और फेडरल कॉन्सेप्ट यानी संघीय भावना लाने की बात की गई। संघीय भावना जिसमें 2 अलग-अलग यहाँ पर सिफारिशें की गई, जैसे एक तो कि राष्ट्रीय मुद्दे अलग कर दिए जाएँ और प्रांतीय मुद्दे अलग कर दिए जाएँ। संघीय भावना का मतलब हुआ कि राष्ट्र को अपना काम दे दिया जाए और प्रांतों को और अधिकार दिया जाए ताकि प्रांत अपना काम कर पाएँ, यानी राज्य, प्रांत का मतलब यहाँ राज्य से है। राष्ट्रीय मुद्दे जैसे रक्षा हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ये सब केंद्र सरकार देखेगी या केंद्रीय विधानमंडल देखेगा और प्रांतीय जो विधानमंडल है, वो प्रांतीय जो भी प्रांतों के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित विषय, स्वास्थ्य से संबंधित विषय, पुलिस से संबंधित, कृषि से संबंधित जो प्रांतीय स्तर पर आवश्यक है, उसका पूर्ण अधिकार प्रांतीय विधानसभा को दिया जाए। ठीक है, तो ये व्यवस्था किया गया फेडरल में कि शक्ति प्रांतों के पास भी रहनी चाहिए और केंद्र सरकार के पास भी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि शक्ति और वित्तीय मामले सब केंद्र सरकार देखे और प्रांतीय जो यहाँ पर विधानमंडल है उसको बस काम सौंप दिया जाए और उसके पास ना बजट हो, ना पैसा हो काम करने के लिए, जबरदस्ती वाला बात हो जाए। यानी कागज पर तो है कि प्रांतों को हम काम दिए हैं, लेकिन ओरिजिनली में कोई पावर नहीं रहता था इनके पास में, इसीलिए फेडरल कॉन्सेप्ट लाने की बात की गई। अब प्रांतों में क्या बदलाव किया गया? पहले जहाँ द्वैत शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लाया गया था, उसको खत्म करके उत्तरदायी सरकार लाने की व्यवस्था की गई। द्वैत शासन में विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित यानी रिजर्व्ड और ट्रांसफर में बाँटा गया था। रिजर्व्ड विषय क्या थे इसमें? आरक्षित विषय में वित्त, पुलिस, राजस्व ये सब था और ये सभी केंद्र सरकार यानी कि केंद्रीय, जैसे प्रांत में 2 हिस्से बनाए गए थे ना, वैसे प्रांतों में आरक्षित विषय वाले जो मामले थे, उसमें समझिए तो विदेशी लोग या अंग्रेज उसको देखभाल करते थे या अंग्रेज अधिकारी के अंडर में ये सब आता था। देखिए, दोनों जगह गवर्नर होते थे, गवर्नर के साथ में यहाँ विदेशी मंत्री होते थे यानी अंग्रेजों द्वारा चुने गए मंत्री और हस्तांतरित विषय में भारतीय मंत्री होते थे। भारतीय मंत्रियों द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था। समस्या यहाँ थी कि आरक्षित में जैसे वित्तीय मामला जुड़ा था यानी सभी वित्तीय अधिकार, बजट बनाने का अधिकार सभी आरक्षित जो सिस्टम था उसके अंतर्गत आता था। ये जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं था। ठीक है, अब वित्तीय मामला इसके पास है और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। जनता को कोई जवाब नहीं देगा कि हमने क्या किया, क्यों किया। और कार्यकारी परिषद के द्वारा नियंत्रण इसका किया जा रहा था, भारतीयों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। और हस्तांतरित जो विषय थे, जो जिसमें भारतीय मंत्री थे, इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि का कार्य था, लेकिन वित्तीय अधिकार नहीं होने के कारण ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उत्तरदायी सरकार की घोषणा करने के लिए सिफारिश किया साइमन कमीशन ने कि द्वैत शासन से कोई फायदा नहीं हो रहा है, उत्तरदायी सरकार की घोषणा की जाए, जो जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। ठीक है, यानी कि जब उसके पास वित्तीय अधिकार रहेगा तो वो जनता को जवाब देगा कि कौन-सा काम क्यों हो रहा है और किस लिए किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ब्रिटिश के लिए चुनौती क्या था? लॉर्ड बर्केनहेड का अहंकार था।
आप देखिएगा जिस समय देश में साइमन का बहिष्कार चल रहा था, कंजर्वेटिव सरकार के भारत सचिव जो थे, कंजर्वेटिव सरकार का उस समय ब्रिटेन में सत्ता चल रहा था और भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड। इसने स्वराज्यों को एक खुली चुनौती दी। स्वराज्यों यानी जो स्वराज का मांग कर रहे थे, जैसे कांग्रेस या बाकी जो टीम थी, जो पार्टियां थी, जो स्वराज की भारत में मांग कर रही थी, साइमन कमीशन को वापस भेजने की बात कर रही थी, उसने एक चुनौती दी। इसने कहा, किसने? बर्किन ने, कि भारतीय एक ऐसा संविधान तैयार करे जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि भारत की जनता आमतौर पर उससे सहमति व्यक्त करे। यानी कि लॉर्ड बर्किन का मानना था कि भारतीय चाह कर भी ऐसा संविधान नहीं बना सकते जिसमें भारतीय जनता सामूहिक रूप से सहमत हो, क्योंकि इसका मानना था कि इनमें इतना ना जातिवाद का मामला है, धार्मिक मामला है, कि ये कभी भी एक मंच पर आके एक संविधान का सपोर्ट करेंगे ही नहीं। इसीलिए यहाँ भारत में संविधान बनाना ऐसा संभव नहीं है जो जिस पर सबकी सहमति हो, सभी धर्मों की। यहाँ पर इतने धार्मिक गुट हैं, इतने जातिवाद सिस्टम फैला हुआ है कि ये नहीं हो सकता है पॉसिबल। इसीलिए बर्किन ने भारतीयों को एक चुनौती दे डाली कि अगर ऐसा है तो पहले एक संविधान बना कर दिखाओ, जिस पर सभी भारतीय धार्मिक समूह जो है वो एक साथ सहमति दे। आप यहाँ देखिएगा, अंग्रेजों का यह मानना था कि भारतीय आपस में इतने बंटे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, दलित, स्वर्ण में, कि वे कभी भी सर्वसहमति से एक संविधान नहीं बना सकते हैं। इसी चुनौती का जवाब था नेहरू रिपोर्ट। अब आगे आप देखिएगा, ये जो चुनौती था, इस चुनौती को स्वीकार किया गया और इसके लिए पहला सम्मेलन बुलाया गया, सर्वदलीय सम्मेलन, फरवरी 1928 में, और दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. अंसारी थे। कुल 29 राजनीतिक पार्टियों ने उस समय इसमें हिस्सा लिया। ये सोचने के लिए कि भारत का संविधान किस प्रकार बनाया जाए ताकि सब लोग उससे सहमत हो सके। अब फरवरी 1928 में पहला सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। सर्वदलीय यानी कि सभी दल लगभग उसमें शामिल हुए थे, 29 दल शामिल हुए थे। दूसरा जो सम्मेलन बुलाया गया सभी दलों का, वो मई 1928 में बुलाया गया। 19 मई 1928 को बंबई में आयोजित किया गया। फिर से अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. अंसारी थे। निर्णय हुआ कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया संविधान को बनाने की प्रक्रिया को लेकर के। ठीक है, तो एक समिति बना दिया गया मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। डेडलाइन रखा गया कि 1 मई 1928 को तो ये गठन हुआ और 1 जुलाई 1928, यानी मई के बाद जून और फिर जुलाई, तो लगभग 1 से डेढ़ महीने का समय था 1 जुलाई 1928 तक भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। यानी उसका ड्राफ्ट कम से कम प्रारूप तैयार करके और पेश किया जाना, जिससे ये पता चले कि हम किस प्रकार का संविधान बनाएंगे। अब देखिए नेहरू समिति का गठन, यानी कि द ड्राफ्टिंग कमेटी। लीडरशिप बॉक्स में देखिएगा कि लीडर कौन-कौन थे नेहरू समिति के। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ही प्रारूप तैयार किया था, और सेक्रेटरी थे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। मेंबर आप देखिएगा 10 सदस्य थे टोटल इसमें नेहरू समिति में, अध्यक्ष को मिलाते हुए यानी कि मोतीलाल नेहरू जी को मिलाकर 10 सदस्य थे। समिति में 9 अन्य सदस्य थे अगर अध्यक्ष को छोड़ दीजिएगा, जिसमें से 2 मुस्लिम सदस्य थे। कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है कि 7 सदस्य है इसमें, लेकिन ये सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रमाणिक स्रोत के हिसाब से आप देखिएगा यहाँ पर कि कुल 10 सदस्य थे अध्यक्ष को मिलाकर के, और 2 इसमें मुस्लिम सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेहरू समिति के सदस्य कौन-कौन थे यहाँ पर, 9 सदस्य। एक तो तेज बहादुर सप्रू थे, फिर अली इमाम और शुएब कुरैशी, ये दोनों लोग मुस्लिम थे। सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. अने, एम.आर. जयकर, जी.आर. प्रधान, एम.एन. जोशी और सरदार मंगल सिंह। तो ये 9 सदस्य उसमें शामिल थे। रिपोर्ट की प्रस्तुति और जिन्ना का विरोध। रिपोर्ट ने यानी कि नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा गया, आप देखिएगा। 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की और इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। तो नेहरू से कई बार जवाहरलाल नेहरू का ख्याल आ जाता है, लेकिन वो सचिव थे। रिपोर्ट यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा पेश किया गया और इसीलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगस्त 1928 में लखनऊ सम्मेलन किया गया और सर्वदलीय सम्मेलन में इसे उसी रूप में स्वीकार करके पारित भी कर दिया गया। आप ट्विस्ट देखिए क्या आया। इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। वे पुनः आगा खां और मोहम्मद शफी के गुट के साथ मिल गए, जो साइमन कमीशन के सपोर्ट में थे। और
दिल्ली में नया सम्मेलन इन तीनों ने मिलकर यानी आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना इन तीनों ने मिलकर दिल्ली में ऑल पार्टीज मुस्लिम कांग्रेस यानी सभी मुस्लिम पार्टीज को एक मंच पर लाने का काम किया और इसका आयोजन किया गया जिसका अध्यक्षता आगा खां द्वारा किया गया। निर्णय कांग्रेस के साथ कोई सहयोग नहीं किया जाएगा यानी जो मुस्लिम समितियां थी या पार्टियां थी उनका कहना था कि अब कांग्रेस के साथ कोई सहयोग नहीं किया जाए। अब विरोध करने का प्रमुख कारण देखिएगा तो पृथक निर्वाचक मंडल था। पृथक निर्वाचक मंडल। आपको जैसे मैंने बताया था कि 1919 का जो अधिनियम था, उसमें पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। जैसे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तो ऑलरेडी थी, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग-अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने का मतलब है कि मुस्लिम यदि कैंडिडेट खड़ा होता है चुनाव में, तो ऐसे में जो मुस्लिम केवल वोटर हैं, वही वोटिंग करें, मुस्लिम वोटर ही वोटिंग करें, हिंदू वोटर वोटिंग नहीं करेगा। तो कहने का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगता था कि जहाँ हिंदू ज़्यादा होंगे, वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट का जीतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हिंदू लोग मुस्लिम को वोट ही नहीं देंगे। तो इसलिए अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीतता है, तो वो अपनी बातों को भी नहीं रख पाएगा। इसीलिए इसका मानना था जिन्ना का कि भाई अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो ऑलरेडी चली आ रही थी, वो रहनी चाहिए और तभी ये कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नेहरू रिपोर्ट में इसको खत्म करने की बात की गई कि नहीं पृथक निर्वाचक मंडल किसी के लिए नहीं रहेगा, जो रिपोर्ट आया मोतीलाल नेहरू का इसमें ये कहा गया कि संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाएगी। संयुक्त का मतलब कि सभी कैटेगरी के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ वोटिंग करेंगे, अलग-अलग नहीं। नेहरू रिपोर्ट की ऐतिहासिक सिफारिशें क्या थी? रिकमेंडेशंस आप देखिएगा डोमिनियन स्टेट्स का यानी कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन यानी कि अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। अधिराज्य का मतलब ये हुआ आप ये देखिए यहाँ दिया ही गया है। डोमिनियन स्टेट का मतलब हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य ही केंद्र में रहेगा यानी ब्रिटिशों का ही, अंग्रेजों का ही शासन रहेगा। उनके अधीन रहते हुए प्रांतों में शासन जो होगा वो भारतीयों के रहे। यानी ओवरऑल तो सरकार चाहे सबसे ऊपर जो सुप्रीम पावर होगा देश में वो तो अंग्रेज ही रहेंगे, लेकिन जो प्रांत है यानी कि जैसे अभी राज्य हैं अलग-अलग बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश ऐसे, इन सभी जगहों पर भारतीय लोगों का शासन चले और केंद्र में अपना जो सँभालना है अंग्रेजों को वो सँभालते रहे। तो ये डिमांड किया गया था। संघीय प्रणाली की बात की गई यानी भारत एक संघ होगा जिसमें केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा और मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे आज भी निम्न प्रति के ही उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल। संवैधानिक प्रमुख गवर्नर केवल प्रधान रहे। निर्वाचक प्रणाली में देखिएगा सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया और यही था जिसके कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया। सांप्रदायिक निर्वाचक जो मंडल था उसको अस्वीकार किया गया यानी अलग-अलग संप्रदायों के लिए अलग-अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं होगी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा गया। मूल अधिकार यानी नागरिकता परिभाषित की गई, भाषण देने, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का प्रावधान करने की इसमें बात की गई। तो ये नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें थी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कांग्रेस के भीतर वैचारिक टकराव क्या हुए? सबसे पहले कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ 19 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 कलकत्ता में। अध्यक्ष थे उस समय मोतीलाल नेहरू। अब देखिए ओल्ड गार्ड और वामपंथी यानी जो युवा वर्ग था, इनके बीच में क्या टकराव हुआ? नेहरू रिपोर्ट के मूल प्रस्ताव के प्रति आप देखिएगा जो पुराने उस समय थे लोग ओल्ड गार्ड वो इसके समर्थन में थे और वो डोमिनियन स्टेट चाहते थे जबकि जो वामपंथी युवा वर्ग था जिसमें खासकर युवा नेता में देखिएगा सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सत्यमूर्ति, इनका मांग था कि डोमिनियन स्टेट नहीं रखा जाए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए यानी कंप्लीट आजादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी केंद्र में भी हमारा ही शासन हो और प्रांतों में भी यानी राज्यों में भी हमारा ही शासन हो। तो यहाँ पर थोड़ा वैचारिक टकराव हो गया। जो पहले डोमिनियन स्टेट के कुछ यहाँ पर समर्थक थे और जो नए नेता थे वो चाहते थे यहाँ पर कि नहीं डोमिनियन स्टेट नहीं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। यहाँ देखिएगा कि जो नए नेता थे और जो पुराने नेता थे कांग्रेस के बुजुर्ग नेता, वरिष्ठ नेता दोनों में टकराव होने लगा। एक तरफ मोतीलाल नेहरू खुद थे, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के साथ-साथ जवाहरलाल नेहरू थे।
अब समझिए यहाँ पिता और पुत्र में टकराव होने लगा। एक तरफ मोतीलाल नेहरू खुद थे और एक तरफ इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू नए नेता। तो टकराव का मुख्य कारण वही है, जो पुराने लोग थे वो चाहते थे कि पहले डोमिनियन स्टेटस मिले। डोमिनियन स्टेटस मिलने से होगा क्या, इनका मानना था कि ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जो रहेंगे वो केंद्र में केवल नाम मात्र के रह जाएँगे, केंद्र में केवल नाम मात्र के रहेंगे, लेकिन वास्तविक जो सत्ता होगी, वो प्रांतीय सत्ता के रूप में भारतीयों के पास रहेगी। और इनका मानना था पुराने लोगों का कि यदि हम अचानक से एक ही बार पूर्ण स्वराज का मांग करने लगें, पूर्ण आज़ादी का मांग करने लगें, तो हो सकता है कि अंग्रेज फिर बात सुने ही नहीं, सुनने के लिए भी नहीं तैयार होंगे। लेकिन जो नए नेता थे, उनका मानना था कि ये जो डोमिनियन स्टेटस वाला बात है, ये आधी-अधूरी आज़ादी है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हमें एक ही बार पूर्ण स्वराज चाहिए, ये तंग आ चुके थे अंग्रेजों से। तो यहाँ पर धीरे-धीरे दोनों के बीच में काफ़ी इतना बात बढ़ने लगा कि कांग्रेस टूटने के कगार पर आ गया। आखिरी समय में आप देखिएगा 1928 में ही दोस्तों, महात्मा गांधी बीच में आकर के इनको फिर से सँभालते हैं। महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव दिया बीच में आकर के, देखो 1928 में हमने नेहरू रिपोर्ट दिया है, तो हम 1928 से 1929 तक यानी कि 1 वर्ष का समय देते हैं अंग्रेजों को और ये बोलते हैं अंग्रेजों को कि देखो 1 वर्ष के अंदर-अंदर यानी 1929 तक यदि अंग्रेज यहाँ पर जो नेहरू रिपोर्ट है उसको मान लेते हैं, इसको स्वीकार कर लेते हैं 1 वर्ष के अंदर-अंदर तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यानी कि डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं और वो केंद्र में जो करना है करे, लेकिन राज्यों का पूर्ण रूप से जो अधिकार होगा और जो सत्ता होगी वो भारतीयों के पास रहेगी, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। इनका मानना था पुराने लोगों का कि पहले प्रांतों पर हमारा अधिकार हो, उसके बाद धीरे-धीरे हम केंद्र में अपना बात रखते-रखते और वहाँ भी अधिकार कर लेंगे। अचानक से अगर पूरा स्वराज माँगेंगे, पूर्ण स्वराज तो नहीं मिलेगा, हो सकता है अंग्रेज बात सुने ही नहीं। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में टकराव की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों को 1 वर्ष का समय दे देते हैं। यदि 1 वर्ष के अंदर-अंदर यानी 1929 तक अंग्रेज नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो 1929 में हम नेहरू रिपोर्ट को कैंसिल करेंगे या इसमें चेंजेज़ करेंगे और डोमिनियन स्टेटस नहीं माँगेंगे, उसके बाद पूर्ण स्वराज की बात की जाएगी। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, 1929 जब आया तो आप देखिएगा कि 1929 में यहाँ पर लाहौर में अधिवेशन हुआ और लाहौर अधिवेशन में आपको याद होगा कि पूर्ण स्वराज की माँग की कांग्रेस ने। पूर्ण स्वराज की यहाँ पर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की माँग की और जनवरी 1930 में इसीलिए आप देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पर बात यही है क्योंकि अंग्रेजों ने ध्यान ही नहीं दिया, अंग्रेज सोचे कि भारतीय क्या ही कर लेंगे, 1929 तक कुछ माना ही नहीं। तो आगे चलकर आखिरकार कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस वाली बात को खत्म करके और पूर्ण स्वराज मांगने की घोषणा करनी पड़ी और फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसका डिमांड कांग्रेस द्वारा किया गया और पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया। आखिरी हम स्लाइड पर हैं, देखिएगा एक नई दिशा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वर्ष 1928 में स्थापना की गई। संस्थापक में जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर सभी नए नेता थे, युवा नेता थे। संगठन का नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। उद्देश्य था नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़कर पूर्ण स्वराज की मांग को मुखर करना, यानी डोमिनियन स्टेटस वाली बात खत्म करके और पूर्ण स्वराज की मांग करना। देश के युवा वर्ग को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति आकर्षित करना, साइमन कमीशन का बहिष्कार और नेहरू रिपोर्ट ने अंततः 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के ऐतिहासिक प्रस्ताव की नींव रखी। तो इसके बाद आगे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होगा दोस्तों। नोट्स कैसा लगा? आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे और अगर नोट्स और हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को हम शुरू कर चुके हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 27 में, 28 में, 29 या फिर 1931? आपको पता होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि ऐसे तो
ब्रिटेन में 1927 में ही बनाया जा चुका था साइमन कमीशन, लेकिन भारत पहुंचा था ये कब? पहली बार भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। हालाँकि 1929 में भी ये भारत आया था, तो किस वर्ष भारत आया? अगर पहली बार यहाँ लिखा रहता प्रश्न में तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि 1929 में भी साइमन कमीशन भारत आया था। सही आंसर फिर भी हम ऑप्शन बी को ही मानेंगे, क्योंकि पहली बार 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आया था। आप देखिएगा वर्ष 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक वैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान था। इस आयोग का उद्देश्य यह जांचना था कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार व्यवहार में कितने सफल रहे और भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कितनी प्रगति हुई है। साथ ही उसे शासन व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास तथा आवश्यक संवैधानिक संशोधनों पर प्रतिवेदन देना था। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पहले ही, यानी कि नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। साइमन कमीशन जो था उसका अध्यक्षता जॉर्ज या फिर जॉन साइमन कर रहे थे। और उनकी अध्यक्षता में इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसे व्हाइट कमीशन यानी श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। अगला सवाल 71वीं बीपीएससी से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? यानी किस कमीशन, कौन सा ऐसा था जिसमें एक भी भारतीय दल के सदस्य शामिल नहीं थे? तो निश्चित तौर पर वो साइमन कमीशन था, इसीलिए तो इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। सवाल यूपीएससी प्री से है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? यानी कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसके विरुद्ध भारत में जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा क्यों लगा? पहला कारण बताया जा रहा है कि भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण नहीं कराना चाहते थे, यानी कि जो 1919 में अधिनियम लाया गया जिसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था, तो ऑप्शन में कह रहा है कि भारतीय उसका परीक्षण या फिर समीक्षा कराना ही नहीं चाहते थे। ये तो गलत है। इससे भारतीयों को फायदा तो था ही, लेकिन चूंकि उसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ये समस्या थी। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की। देखिए, ये तो बाद में सिफारिश की गई, तो जो द्वैत शासन की समाप्ति की बात की गई वो तो बाद में सिफारिश किया गया। पहले तो भारत आया, लेकिन भारत आने के साथ ही उसका विरोध शुरू हो गया था। तो ये भी निश्चित तौर पर गलत है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये इसका सही आंसर है। यही इसके विरोध का कारण है। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध भारतीयों द्वारा किया गया। अगला सवाल है आपके पास कि साइमन आयोग कब नियुक्त हुआ? तो 1927 में नियुक्त किया गया था और 28 में यह बंबई पहुंचा। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि में या सैनिक में? निश्चित तौर पर प्रशासनिक सुधार के लिए, और भारतीयों के लिए अलग जो संविधान बनाने की प्रक्रिया था उसमें आगे और सोच विचार करने के लिए, उसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता था, ये 1919 के अधिनियम की जांच करके पता करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुधार के लिए इस आयोग को भारत भेजा गया था, ताकि प्रशासनिक सुधार में और क्या-क्या किया जा सके, ये अपना सिफारिश कर सके। अगला सवाल है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? निश्चित तौर पर इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? उदारवादी दल दोस्तों आपको पता है, सर जॉन साइमन जो इसके अध्यक्ष थे वही उदारवादी दल से थे। इसके अलावे क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे, आपको पता होगा लेबर पार्टी यहाँ से एटली थे, जो 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी यानी कि लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे क्लीमेंट एटली इसी कमीशन में लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे।
अगला सवाल अब आपके पास है दोस्तों यहाँ पर कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ये सुझाव किसने दिया था? ये खुद उस समय का वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिया था। यह 1926 से लेकर के 31 तक भारत का वायसराय रहा। लॉर्ड इरविन। आप देखिएगा कुछ पुस्तकों एवं वेबसाइट के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत के सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड ने दिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसका विरोध प्रदर्शन व्यापक स्तर पर किया गया। अगला सवाल है यहाँ पर कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। कथन है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है, बहिष्कार किया था। कारण है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और यहाँ पर व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए को हम सही मानेंगे। आप देखिएगा कि अधिकांश जो भारतीय दल थे, राजनीतिक पार्टियां थी, उसने साइमन कमीशन का विरोध किया था। कारण था उसमें भारतीय सदस्य का नहीं होना। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? और कथनों के नीचे दिए गए कूट में से आपको चुनना है सही उत्तर। उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष साइमन थे और उसने संघीय प्रकार के सरकार के लिए संस्तुति दी, यानी कि जो फेडरल कॉन्सेप्ट था उसका क्या कहते हैं, सिफारिश किया कि संघीय सरकार लाया जाए, इकाई भावना को छोड़ करके। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। ये सारी बातें किसके बारे में हो रही है? ये सभी साइमन आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। साइमन कमीशन जो था, इसके बारे में बात चल रही है। अब हम एक बार ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं कि उसमें केवल पहला दूसरा सही है या पहला दूसरा तीसरा या दूसरा तीसरा चौथा या सभी। तो निश्चित तौर पर सभी कथन वहाँ पर सही थे। आप देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिसे वर्ष 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल के लिए बनाया जाना था और इसमें जो सुधार हुआ था उसको प्रस्तावित करना था। अब देखिए, इस उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए और इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों और जनता द्वारा इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को फिर से गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना छोड़ करके संघीय भावना होनी चाहिए और इसके सदस्य परोक्ष यानी कि इनडायरेक्टली आप देखिएगा तो प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएंगे, यानी कि जो संघ में केंद्र में जो सरकार चलाएगा, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनका चयन डायरेक्ट जनता नहीं करेगा। जनता पहले अपने प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों का चयन करेगा, यानी कि चुनाव कराएगा और फिर प्रांतीय विधानमंडलों के जो सदस्य होंगे वो केंद्र में जाकर वोटिंग करके वहां पर निर्वाचन करके और वहां पर नियुक्त करेंगे या फिर चयनित करेंगे जिसको करना होगा। अब देखिए, 3 फरवरी 1928 जिस दिन साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया गया। कमीशन जहां भी गया पूरा हड़ताल रखा गया वहां पर और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा और जुलूस लगाया गया। ठीक है, नारा लगाया गया और जुलूस निकाला गया। अगला सवाल है आपके पास, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में आपको बताना है कौन कथन सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी शासन द्वारा प्रस्थापित करने की संस्तुति दी, बिल्कुल दी। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था द्वैत शासन और उत्तरदायी शासन में क्या अंतर है। अगर आपने नोट्स नहीं देखा है तो वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर देखिए। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय सदस्य स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, यह भी गलत है। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा, ये भी गलत है। पहला कथन केवल सही है। आप देखिएगा, साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्र में द्वैत शासन को प्रस्थापित कर वहां उत्तरदायी सरकार गठित करने की संस्तुति की थी। अन्य विकल्पों में साइमन कमीशन की सिफारिशों में कुछ भी सही नहीं है।
अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्या पूछा गया है दोस्तों? साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया गया करना है। मैंने आपको बोला था, देखिए पूछा जा रहा है कि इसने 2 बार भारत का दौरा किया। मैंने बोला था ना कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया है? तो 2 बार भारत आया था, निश्चित तौर पर सही है। एक बार तो 1928 में आया और फिर अगली बार कब आया दोस्तों? अगले वर्ष यानी कि फिर 1929 में आया। दूसरा कह रहा है कि इसका दूसरा दौर 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक का था। आप देखिएगा यहाँ पर अब कह रहा है कि निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनना है, केवल पहला, दूसरा या दोनों या फिर कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें केवल पहला सही था, 2 बार भारत आया है। अब देखिएगा यहाँ पर भारतीय संवैधानिक आयोग जो इसका आधिकारिक नाम था, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसे आमतौर पर सर जॉर्ज ऑल्से साइमन के नाम पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यह 2 बार भारत आया। पहली बार 3 फरवरी को आया और 31 मार्च 1928 तक रहा। दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 को आया और 13 अप्रैल 1929 तक भारत का दौरा किया। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। उसमें कहा जा रहा था कि 1930 तक रहा। अगला सवाल है लाला लाजपत राय घायल हुए थे कब? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। बिल्कुल सही है। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो 1928 में ही साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा के साथ लाहौर में जो जुलूस निकाला गया था, उसी में लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे जुलूस का और इसी नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इनको लाठी लग गया, जिसके कारण ये घायल हुए थे। तो पहला कथन निश्चित तौर पर यहाँ सही है। आप देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरता पिटाई के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक कथन दिया, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक-एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये कथन लाला लाजपत राय का ही था। दोस्तों अगला सवाल है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी के साथ-साथ शेरे पंजाब, शेरे पंजाब, ये दोनों ही लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय जिनका जीवन काल 1865 से 1928 तक रहा, ये पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे और इन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब की उपाधि दी गई थी। सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ एक कथन है, एक कारण है। कथन में दिया गया है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। क्या ये सही है? निश्चित तौर पर सही है दोस्तों। 1928 में लाहौर में विरोध प्रदर्शन के लिए जुलूस निकाला गया था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया। लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे और उसी जुलूस में दोस्तों इनको पुलिस के द्वारा लाठी से मारा गया, यानी कि लाठी चार्ज किया गया। जुलूस में जो आंदोलनकारी थे या जो जुलूस निकाल रहे थे, सभी पर नेतृत्वकर्ता ये थे, तो इनको भी लाठी लगा था जिससे ये घायल हुए थे। तो ये कथन सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसी कारण ये विरोध हो रहा था। बिल्कुल कारण भी सही है। भारतीय सदस्य नहीं शामिल होने के कारण ही साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया और इसको भारत से बाहर जाने का नारा लगाया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो यहाँ कथन के साथ कारण भी सही है और व्याख्या भी उसकी सही है, तो ऑप्शन ए को हम सही मानेंगे। 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बंबई पहुंचा साइमन कमीशन और इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका देशव्यापी विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया और इस दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और ऑप्शन ए इस प्रकार सही था। अगला सवाल, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? एम.एल. नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या आर.के. नेहरू ने, या फिर बी.एल. नेहरू ने? कई बार लोग कंफ्यूज होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देते हैं, लेकिन सही याद रखिए मोतीलाल नेहरू जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पर अध्यक्ष यही थे।
आप देखिएगा साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था और इसके प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार किया गया। क्योंकि उस समय का जो भारत सचिव था, उसने कहा था कि अगर ऐसा है, भारतीय संविधान चाहते हैं तो पहले एक चुनौती स्वीकार करें और 1 वर्ष के अंदर-अंदर ऐसा कोई संविधान बनाकर दिखाएँ जिसमें भारत के सभी दल, सभी धर्मों के लोग सहमत हो उससे। और इसी का जवाब दिया गया नेहरू रिपोर्ट के द्वारा और नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पेश किया गया। आप देखिएगा, इसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था यानी प्रारूप था और इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों, सैयद अली इमाम और शोएब कुरैशी सहित 9 लोग इसमें शामिल थे। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू समेत कुल 10 लोग हो गए। इस समिति के सदस्य थे ये 10 लोग। ध्यातव्य है कि जवाहरलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट समिति के सदस्य नहीं थे, वो केवल सचिव थे, ध्यान रखना है। सचिव जनरली देखिएगा तो सदस्य नहीं होता है क्योंकि सचिव के पास उसमें वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, वो केवल लिखने का काम करते हैं सचिव, ठीक है? तो सेक्रेटेरियल रोल था इनका, जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? सी राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने या पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने या तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने या फिर जवाहरलाल नेहरू और बाबू जगजीवन राम ने? सही आंसर है सर तेज बहादुर और जयकर ने, तो ऑप्शन सी सही। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर प्रश्नगत जो विकल्प हैं उनमें दिए गए व्यक्तियों में पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के औपनिवेशिक राज्य यानी डोमिनियन स्टेटस हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी, तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत हैं, इसीलिए यह गलत हो गया क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो इससे जुड़े नहीं हैं डोमिनियन स्टेटस से। क्योंकि तेग बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू खुद थे, इसमें शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी, इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 यूपीएससी प्री से ही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस-किस की अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अनुशंसा की गई थी। देखिए नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण अनुशंसा की मांग नहीं की गई थी। इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। बिल्कुल इसने खारिज किया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल है, सांप्रदायिक यानी कि अलग-अलग गुटों के लिए जैसे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, ईसाइयों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, इसका इसने विरोध जताया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के लिए संयुक्त खासकर अल्पसंख्यकों के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल की बात की गई, उसके लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाने की बात नहीं की गई है। तीसरा है कि संविधान में भारतीयों के लिए तो ये सही है दूसरा, भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार वहाँ बोलने का पावर और कई तरह के मौलिक अधिकार दिए गए, मैं आपको नोट्स में पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर केवल दूसरा और तीसरा सही हो रहा है, तो ऑप्शन बी को हम चूज़ करेंगे। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर पूर्ण स्वतंत्रता का मांग नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, शांतिपूर्ण सभाएं करने, संगठन बनाने इत्यादि स्वतंत्रता की बात की जो मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो ये सब मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया, इसीलिए केवल दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही था। अगला सवाल आप देखिएगा यूपी लोअर पीसीएस का प्री का क्वेश्चन है। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। आपको बता दें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिल करके 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन करने का निर्णय लिया था। आपको मैं दिखाता हूँ नोट यहाँ पर नोट्स में मैंने बताया था दोस्तों कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो
1928 में इसको बनाया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के। तो यहाँ पर उसके हिसाब से ऑप्शन देखिएगा, तो चूंकि तीसरे जो व्यक्ति थे यहाँ पर अयंगर, श्रीनिवास अयंगर, ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए केवल हम पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को चयन करेंगे। यानी कि केवल पहला और दूसरा जो कि ऑप्शन सी में है वो सही उत्तर है। श्रीनिवास अयंगर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। आप देखिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 में लाया गया था। इसका गठन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि लोगों ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य था कि डोमिनियन स्टेटस को नहीं मांगेंगे, बल्कि उसके बदले में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखा जाए। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने के महत्वपूर्ण कार्यों को किया, कि जो भी ब्रिटिश राज्यों के विरुद्ध बोल रहे थे, ऐसे सभी संगठनों को एक जगह एकत्रित किया जाए। देखिए यहाँ पर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ कहा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और इसका विषय क्या था दोस्तों? विषय था, आप समझिए कि जैसे ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, ये विषय था, या भारत में स्थानीय स्वशासन, या भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, या भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। सही उत्तर तो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं ही था। संविधान बनाने की प्रक्रिया को लेकर आपको पता है कि भारतीय संविधान का एक ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू जी द्वारा, जो पेश किया गया 1928 में। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। और यहाँ पर दो ऑप्शंस में मोतीलाल नेहरू हैं, लेकिन इसका जो विषय था वो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए ड्राफ्ट तैयार करना। तो ऑप्शन सी इसके हिसाब से सही उत्तर है। आप देखिएगा, भारत के राज्य सचिव, जिसको भारतीय सचिव या भारत सचिव कहा जाता था, लॉर्ड बिर्केनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उसने कहा कि भारतीय एक ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको भारत में सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति, जिसमें अध्यक्ष सहित यानी मोतीलाल नेहरू सहित कुल 10 सदस्य थे, इसने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट के अ, मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म को हर प्रकार से राज्य से अलग रखने की स्वतंत्रता। तो मूल अधिकारों की भी बात की गई थी। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 का दिल्ली में इन्होंने अपना सभी मुस्लिमों के संगठन के साथ जो बैठक किया था, उसमें ये बात रखा गया था। आप देखिएगा, मार्च 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें अन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। और इसमें आगा खां और जो पहले से सूफी गुट था, शायद सूफी गुट था, उसने, यानी कि सभी तरह के, मैं बता देता हूँ कौन सा गुट था, वो सूफी गुट था। इन तीनों लोगों ने मिलकर के संयुक्त रूप से यहाँ पर सम्मेलन किया था। अगला सवाल है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? निश्चित तौर पर नेहरू रिपोर्ट के विरोध में उसको स्थापित किया गया था। पूर्ण रूप से नेहरू रिपोर्ट का विरोध नहीं करता था, केवल एक ही बात था, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेटस, जो कि एक तरह से पूर्ण आजादी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्रीय शक्ति अंग्रेजों के हाथ में रहती और राज्यों में सरकार भारतीयों का रहता है, यानी सत्ता भारतीयों का रहता है, तो स्थानीय स्वशासन जरूर मिल जाता। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जो युवा वामपंथी नेता थे, उनका मानना था कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो पूर्ण स्वराज्य का डिमांड किया गया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के द्वारा, जबकि नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था। तो यही दोनों में अंतर है। और नेहरू रिपोर्ट के
विरोध में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। उस समय का समझिए कि राजनीति करने वाले कैसे लोग थे। एक तरफ नेहरू रिपोर्ट जिसकी अध्यक्षता खुद मोतीलाल नेहरू और सचिव खुद इनके पुत्र यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और सचिव होते हुए भी चूंकि इसमें वो अपना विचार नहीं रख सकते थे क्योंकि वो सदस्य नहीं थे, केवल सचिव थे। इसीलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कर दी 1928 में ही, जिसका मुख्य कार्य क्या था? डोमिनियन स्टेटस के बदले में पूर्ण स्वराज का मांग करना। उस समय इस लेवल का बात चलता था और सभी पढ़े लिखे नेता थे, एक से एक पढ़े लिखे, कई भाषाओं के ज्ञाता, लॉ में हर एक चीज से माहिर नेता होते थे उस समय। तो उस समय की बात अलग थी जब भारत आजाद हुआ। अगर वही नेता या उसी टाइप के नेता आज के समय में रहते या तब से अब तक रहे होते, तो भारत निश्चित तौर पर आज सबसे आगे रहता। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी जो राष्ट्रवादी थे, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया, जो दबाव बना सके कांग्रेस पर। दोस्तों, अभी तक यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, सभी चीजें अगर आप साइमन कमीशन के बारे में अच्छे से समझ गए, तो लाइक और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। लाइक और कमेंट बिल्कुल करना नहीं भूलना है आपको। इसके अलावा वीडियो को हाइप भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, यानी कि जिन्होंने भी अभी तक द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर एम ए अंसारी, सुभाष चंद्र बोस, एम के गांधी, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर एम ए अंसारी, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौती के प्रत्युत्तर में कांग्रेस द्वारा डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य एक आम सहमति वाले संविधान का प्रारूप तैयार करना था। फलतः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसके द्वारा अगस्त 1928 में प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? अगस्त 1928 में। ये भी आपको याद रखना है। ये आखिरी सवाल था दोस्तों इसका। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर कि महात्मा गांधी आकर बीच में मध्यस्थता कराते हैं जब यहाँ पर नेहरू कमेटी के गुटों में टकराव होता है। तो क्योंकि जो पुराने कांग्रेस के सदस्य थे, वो चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस प्राप्त हो, जबकि जो नए युवा नेता थे वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज प्राप्त हो। बीच में कांग्रेस टूटने के कगार पर आया। फिर महात्मा गांधी ने बीच में आकर अपना प्रस्ताव रखा और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि एक काम करते हैं कि 1 वर्ष का समय देते हैं अंग्रेजों को। 1929 तक अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला, तो फिर हम उसको कैंसिल करके और पूर्ण स्वराज का ही डिमांड करेंगे। और ऐसा ही हुआ। 1929 तक अंग्रेजों ने कोई इस पर विचार विमर्श नहीं किया डोमिनियन स्टेटस देने पर भारत को। इसलिए 1929 का लाहौर अधिवेशन जब हुआ, तो उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित कर दिया गया, और उसके बाद से पूर्ण प्रस्ताव का मांग चलने लगा, सॉरी, पूर्ण स्वराज का मांग चलने लगा। और 1930 में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो वो सब हम अगले टॉपिक में, यानी कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।